अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से डिटेल डिस्कशन होगी। इससे पहले डिमांड का कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर की ये बुक है जिसके 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। चैप्टर 4 यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका एक लेक्चर भी ऑलरेडी हो चुका है। सो एनीवे, लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पीपल बाय इज लिंक टू इट्स प्राइस। डेफिनेटली ये हमारा एक एक्सपीरियंस भी है और नेचुरली थिंग है कि लोग किसी भी चीज़ की जो डिमांड है ना वो उसकी प्राइस के हिसाब से करते हैं। वी मे ऑब्जर्व एनी नंबर ऑफ मार्केट, वी विल ऑलवेज फाइंड दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड हैव इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी और जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। Since the inverse relationship between price and quantity demand is universally true, the economists call the relation is law of demand। कि बेसिकली ये ट्रू मतलब एक हकीकत भी है और अप्लाई भी हो चुका है हमारी यूनिवर्स में कि बेसिकली जो प्राइस है और क्वांटिटी है उसका आपस में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव किस तरह वो आगे जाके एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा। इफ़ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, अब ये अदर थिंग्स कौन सी हैं ये भी इसकी अजम्पशन में हम देखेंगे। पीपल बाय मोर ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस फॉल एंड लेस ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस राइज। के लोग ज़्यादा चीज़ की डिमांड तब करते हैं, ये तब परचेज़ करते हैं जब उसकी प्राइस कम होती है और फिर वो डिमांड कम कर देते हैं जब उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। दिस इज़ वर्बल स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। उसके अलावा इसको जो शो करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को वो डिमांड कर्व के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब डिमांड कर्व क्या है या डिमांड शेड्यूल क्या है वो हम देख लेते हैं। डिमांड शेड्यूल shows the quantities of a good or services which buyer would be willing and able to purchase at various price। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो डिमांड है वहाँ पर विलिंगनेस टू पे आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पास अमाउंट हो जिससे आप वो परचेज़ कर सके, तब वो आपकी डिमांड कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी वही चीज़ इन सिंपल वर्ड में उन्होंने डिस्कस की है। When the pairs of P and Q are put into a table, अब हम टेबल को देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर और क्वांटिटी डिमांड को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल शुगर की 1 kg प्राइस 40 है तो उसकी डिमांड 200 होगी। अगर उसकी प्राइस 35 है तो डिमांड 300 होगी। प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये नेचुरली थिंग है कि फॉर एग्जांपल आप खुद अपने माइंड में ये सोचें कि अगर शुगर है, शुगर नहीं है तो चॉकलेट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, चॉकलेट की प्राइस कम होगी तो आप उसे ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर, लेकिन जैसे ही प्राइस ज़्यादा होगी तो आप उसको मतलब कम परचेज़ करेंगे। डेयरी मिल्क की एग्जांपल ले लें, डेयरी मिल्क थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो वो मतलब प्राइस के हिसाब से ही उसकी डिमांड होती है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल चॉकलेट है वो आप देख लें तो उसकी भी प्राइस कम होती है तो वो आप ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस हम आगे डिटेल में देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके अलावा डिमांड कर्व इज़ बेसिकली व्हेन द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज़ शोन इन अ ग्राफ, इट इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व। कि जब हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन किसी ग्राफ पे शो करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व को एक्सप्लेन उन्होंने किया। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांड। डिमांड शेड्यूल वो होता है जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन टेबल पे शो करते हैं, और डिमांड कर्व होती है जिसमें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हम बेसिकली ग्राफ में शो करते हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली डिमांड कर्व बनाई हुई है। ठीक है, इसमें अब ये डिमांड कर्व किसके थ्रू बनी है, इस टेबल के थ्रू। ठीक है, एक साइड पे उन्होंने प्राइस ले लिया है, वाई एक्सिस पे उन्होंने प्राइस ले लिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्वांटिटी ले ली है। और जब हमारे पास प्राइस 40 थी तो हम 200 परचेज़ कर रहे थे, जब 35 थी 300, इसी तरह 30 पे 400, और जब हमने इसको कंबाइन किया तो हमारे पास बेसिकली ये एक कर्व बन गई। तो ये बेसिकली डिमांड शेड्यूल है, या फिर डिमांड शेड्यूल टेबल वाला होगा और ये डिमांड कर्व होगी। तो समटाइम क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है कि आप डिमांड शेड्यूल बनाएं और डिमांड कर्व भी बनाएं, तो उसमें आपने ये सारी डिटेल लिखनी है। वाई डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, समटाइम इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। When price decrease, purchasing power of people increase, so they can buy more with the same amount of money. This is called income effect। ठीक है, कि बेसिकली 3 रीज़न होते हैं डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने के। एक तो यह है कि जब प्राइस डिक्रीज होती है आपकी इनकम बेशक सेम ही रहे लेकिन आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली वी कैन बाय विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, हम ज़्यादा चीज़ परचेज कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ मनी से, और इसी को हम इनकम इफेक्ट भी कहते हैं। सम टाइम आपसे इनकम इफेक्ट के बारे में या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। सेकंड रीज़न क्या है डिमांड करके नेगेटिव होने की, इफ़ द प्राइस ऑफ सम कमोडिटी
मैंगोज़ की एग्जांपल ले लिया कि अगर उसकी प्राइस कम होती है, ठीक है, while the price of its substitute, say banana and apples, remain the same, people feel that this commodity is relatively cheaper, so they decrease the purchase of apple and buy more of mangoes. इन सिंपल वर्ड एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि अगर मैंगोज़ की प्राइस अचानक कम हो जाती है, ठीक है, और मैंगो का सब्सटीट्यूट क्या होगा, अदर फ्रूट्स ही होंगे, बनाना या एप्पल होंगे, और एप्पल और बनाना की प्राइस अचानक ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं भी होती, सेम रहती है, लेकिन मैंगो की प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से लोग क्या करेंगे, एप्पल और बनाना परचेज़ करने के बजाय मैंगोज़ परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मैंगो उस टाइम उन्हें सस्ता मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन होती क्या है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप सालन बनाते हैं, ठीक है, उस पर आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं, अगर टमाटर अवेलेबल नहीं है या फिर दही थोड़ी सी सस्ती है तो आप दही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। योगर्ट और टमाटोज़ का ये जो मतलब आपस में लिंक है, क्योंकि सालन में दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, तो जो चीपर होगी आप वो ज़्यादा यूज़ कर लोगे, तो ये एक सब्सटीट्यूशन बन जाती है, तो इसको हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉल इन प्राइस brings new buyer into the market, many such people could not buy at higher price now start buying। कि बेसिकली थर्ड रीज़न है जो डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होने की, वो इसलिए है क्योंकि जब प्राइस कम होती है तो जो न्यू बायर होते हैं, ज़ाहिर बात है जो पुअर पीपल है, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है तो वो भी मार्केट में एंटर होते हैं, परचेज़ करते हैं, इस वजह से भी बेसिकली नेगेटिव होती है डिमांड कर्व। उसके बाद है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कि बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक टर्म है, इस तरह भी आप कह सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो डिमांड कर्व है वो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप होती है। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अ कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज इट हैज़ यूटिलिटी। हर चीज़ हम तब भी डिमांड करते हैं क्योंकि हमें उससे यूटिलिटी मिल रही होती है, उससे फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। सिंस यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट इज़ लो, फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, कि जब भी हम किसी चीज़ की एडिशनल यूटिलिटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पानी का गिलास है, ठीक है, पहला पानी का गिलास हमने पिया है, डेफिनेटली हमें प्यास थी, हमें उसकी यूटिलिटी ज़्यादा मिली। जब दूसरा गिलास पियेंगे तो हमारे लिए वो यूटिलिटी कम हो जाएगी, तीसरे पे बिल्कुल ही नहीं होगी, चौथे पे तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, हमारी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहते हैं यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट की कम होती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। पीपल बाय एडिशनल यूनिट इफ़ दे आर अफोर्ड एट लोअर प्राइस, ठीक है, लेकिन यह है कि लोग फिर एडिशनल यूनिट तब परचेज करते हैं जब उसकी प्राइस लो होती है। तो ये चार रीजंस है बेसिकली डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने की। अब डिमांड कर्व की अजम्पशंस कुछ क्या है, अजम्पशन वो चीज़ होती है कि अगर ये हालात रहे तो डिमांड का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। अगर इन हालात में से कोई एक हालात भी चेंज हो जाता है, कोई एक हालत भी आपकी चेंज हो जाती है, तो आप बेसिकली डिमांड ऑफ मतलब लॉ का जो डिमांड है या लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब वो फैक्टर्स कौन से, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो अदर थिंग्स, जब हम लॉ में पढ़ते हैं ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, वो ये सारी चीज़ें हैं कि ये अदर थिंग्स कौन सी हैं, वो बेसिकली अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज। अच्छा, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी जस्ट हेडिंग से मैं आपको कंसेप्ट देती जाऊँगी, आपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। जब लॉ ऑफ डिमांड हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर की इनकम सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो, बल्कि सेम रहे। उसके बाद सेकंड है टेस्ट ऑफ द बायर डू नॉट चेंज। बायर का जो टेस्ट है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपने अपने माइंड में ये नहीं सोचना कि टेस्ट तो चेंज होता रहता है, ठीक है, डेफिनेटली होता रहता है, वो भी हम चीज़ें देखेंगे इसमें, मतलब इसका क्रिटिसिज्म जो आएगा उसमें। लेकिन उससे पहले जो इसकी अजम्पशंस हैं उसमें बेसिकली ये है कि टेस्ट ऑफ द बायर डू नॉट चेंज, कि बायर का जो टेस्ट है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो कोई उसकी हैबिट है, कस्टम है, या फिर उसका जो वेदर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विंटर कम पीपल बाय मोर वुलन क्लॉथ ऑल्दो इट्स प्राइस हैज़ नॉट फॉलन, ठीक है। तो सम टाइम लोग क्या करते हैं कि वुलन क्लॉथ परचेज करते हैं, उसकी प्राइस हालांकि कम नहीं होती। अच्छा, ये साथ ही उन्होंने क्रिटिसिज्म भी बता दिया, तो इसको फिर हम साथ साथ क्रिटिसिज्म भी करते जाते हैं इस पर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम। अब ये रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं, वही सब्सटीट्यूशन गुड्स, ठीक है, या फिर कम्प्लीमेंट गुड्स। रिलेटेड गुड्स में भी आइदर सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट गुड्स। अच्छा, अब कम्प्लीमेंट गुड्स क्या होती हैं, या सब्सटीट्यूशन गुड्स क्या होती हैं। सब्सटीट्यूशन का मैंने आपको बता दिया था। कम्प्लीमेंट गुड्स वो होती है जो एक दूसरे के लिए लाजिम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कार परचेज़ किया तो उसके लिए पेट्रोल
कम्प्लीमेंट है। पेट्रोल के बगैर कार की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने पेन लिया है तो उसमें जो इंक है वो कम्प्लीमेंट है। तो ये जो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं, ये कम्प्लीमेंट गुड्स होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड विल बी ट्रू ओनली इफ प्राइस ऑफ दीज गुड्स डू नॉट चेंज, मतलब जो सब्सटीट्यूट या कम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनकी प्राइस चेंज ना हो। दस इवन इफ द प्राइस ऑफ चिकन इज कॉन्स्टेंट पीपल में बाय मोर चिकन बिकॉज प्राइस ऑफ मटन हैज़ राइजन, कि अगर फॉर एग्जांपल चिकन की प्राइस सेम भी है लेकिन लोग फिर भी चिकन की प्राइस मतलब सेम होते हुए भी उसे परचेज करेंगे, क्यों? क्योंकि मटन की प्राइस ज़्यादा है। पॉपुलेशन डज नॉट इंक्रीज, पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, मतलब पॉपुलेशन से मुराद ये है द नंबर ऑफ बायर इन द मार्केट विल इंक्रीज एंड डिमांड विल बी मोर इवन विदाउट चेंज इन प्राइस। तो इसलिए मतलब पॉपुलेशन जो सी है वो आपकी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो इससे क्या होगा कि मार्केट में प्राइस सेम भी हो लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि हमने कहा है कि प्राइस कम या ज़्यादा होने से ही डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यह है कि पॉपुलेशन अगर अचानक बढ़ जाती है तो उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपकी पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, सेम रहनी चाहिए। पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट अर्ली चेंजेस इन प्राइस, लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि प्राइस बहुत जल्दी या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या तो कम हो जाएगी, ठीक है। वरना क्या होगा कि लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करके रख लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, ज़ख़ीरा कर लेंगे घर में। तो इसलिए लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए कि प्राइस अचानक बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्वांटिटी ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट इन द कंट्री डज नॉट चेंज, आपके पास जो मनी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अचानक मनी ज़्यादा आ जाती है तो फिर भी आप अपनी डिमांड बढ़ा दोगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि क्वांटिटी ऑफ मनी सेम रहनी चाहिए। तो ये 6 अजम्पशन है। अच्छा, इसमें अजम्पशंस कम दी गई हैं, हालांकि और भी बहुत सारी इसकी अजम्पशंस हैं, तो चले हम किसी और बुक में देख लेंगे। अदरवाइज़ इसमें 6 या 7 अजम्पशन दी गई हैं कि ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए, इन चीज़ों में चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों में चेंज आता है तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शंस और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। अब एक्सेप्शन या एक्सेप्शनल डिमांड कर्व क्या होती है? नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, सम टाइम डिमांड मतलब जो नॉर्मल एक डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप कैसे कि मतलब जो ऊपर हमने डिमांड कर्व देखी है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अगर बनी हुई है तो ये, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होती है। बट अंडर सम सर्कमस्टांसिस इट राइज अपवर्ड, लेकिन कुछ ऐसी हालात होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें मतलब वो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाती है। पीपल में बाय मोर एट हायर प्राइस, लोग ज़्यादा प्राइस पे भी चीज़ें परचेज करने लग जाते हैं। देयर आर 4 मेन रीज़न वाई सम गुड बिकॉज एक्सेप्शनल इन लॉ ऑफ डिमांड, 4 बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो सी है वो एक्सेप्शनल बनती है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग भी बन सकती है। पहली है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती हैं? अच्छा, ये गुड्स की टाइप्स में आएगा सब्सटीट्यूशन गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और गिफन गुड्स, ठीक है। आगे भी शायद हों लेकिन गिफन गुड्स को भी आपने याद रखना है। गिफन गुड्स इज सम इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड्स भी इसको कह सकते हैं। हैविंग एक्सपेंसिव सब्सटीट्यूट्स, गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके सब्सटीट्यूट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। व्हीट एंड पोटैटोज, ठीक है। अब एक उन्होंने पोटैटो की बात की है, एक व्हीट की बात की है। पुअर फैमिली स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन व्हीट, जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं डेफिनेटली वो अपनी ज़्यादा इनकम व्हीट पे स्पेंड कर देती हैं, गंदम लेके रख लेती हैं। व्हेन प्राइस ऑफ व्हीट फॉल सम अमाउंट इज सेव्ड विच मे बी यूज टू बाय राइस, लेकिन जब व्हीट की प्राइस कम होती है तो फिर वो कुछ अमाउंट सेव कर लेते हैं जिससे वो राइस भी परचेज कर सकते हैं। कंज्यूमिंग मोर राइस मीन्स लेस डिमांड फॉर मीट, ठीक है। मतलब यह है कि अगर व्हीट की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या परचेज कर लेते हैं सम टाइम, मतलब उनके पास जो अमाउंट सेव होती है उससे वो राइस परचेज कर लेते हैं। कंज्यूमिंग मोर राइस मीन्स लेस डिमांड फॉर व्हीट, लेकिन अगर वो ज़्यादा राइस परचेज करते हैं तो मतलब वो डिमांड व्हीट की कम कर रहे हैं। सो फॉल इन प्राइस ऑफ व्हीट काजेज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, जिसकी वजह से व्हीट की प्राइस फॉल होने की वजह से क्या होता है, डिमांड ऑफ मतलब जो व्हीट की डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसको सिंपल वर्ड में आपको समझाते हैं क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन आई थिंक क्रिएट हुई होगी कि बेसिकली अब लोग व्हीट ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम होगी, सही हो गया, लेकिन उनके पास कुछ अमाउंट सेव होती है, वो उससे राइस भी परचेज़ कर लेते हैं। जब वो राइस परचेज़ करते हैं तो मतलब व्हीट परचेज़ नहीं कर रहे, व्हीट की डिमांड कम होगी है। जब व्हीट की डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली अब किसान ने तो वो बेचनी है, वो उसकी प्राइस कम कर देगा। जब व्हीट की प्राइस वो कम कर देगा तो इससे क्या होगा कि डिमांड भी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग तो फिर राइस परचेज़ कर रहे हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। Hoarding during war or some other emergencies, people may expect that the commodity will not be available in market. They may buy more even if price is increasing. Sometime लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अब आगे मतलब कोई जंग होने वाली है या फिर
सम टाइम ऐसे हो जाता है ना, इमरजेंसी की सिचुएशन, जैसे कोविड में चीज़ें नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो लोग ज़्यादा परचेज़ करके अपने घर रख लेते हैं, ठीक है, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो फिर इसमें अब प्राइस ज़्यादा हुई, डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो ये होर्डिंग की सिचुएशन होती है। इफ़ अ कमोडिटी बिकम अ स्टेटस सिंबल और डिस्क्रिप्शन, सम पीपल बाय मोर एट हायर प्राइस। सम टाइम जो अमीर तबका होता है मोस्टली वो क्या करता है कि स्टेटस सैम्बल होता है, ज़ाहिर बात है उन्हें अपना स्टेटस मेंटेन रखना होता है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे भी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस कम होगी तो आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा होता है समटाइम प्राइस ज़्यादा होती है, डिमांड फिर भी ज़्यादा हो रही होती है। इफ़ पीपल जज द क्वालिटी बाय प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टेकिंग हायर प्राइस एज अ साइन ऑफ बेटर क्वालिटी, दे बाय मोर व्हेन प्राइस इज़ हायर। सम टाइम क्या होता है कि क्वालिटी की वजह से भी लोग हायर प्राइस पे उसे परचेज़ कर लेते हैं। आप मॉल्स वगैरह में देख लें, वहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब चीज़ एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यह है कि वो लोगों को पता होता है कि वो साफ़ है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, ठीक है, तो वो उसको हायर प्राइस पे भी परचेज़ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। एक तो होर्डिंग गिवन गुड्स की वजह से, और फिर स्टेटस सैम्बल की वजह से, और क्वालिटी प्राइस की वजह से। तो ये हमारे पास डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है, उसकी रीजंस बताई गई थी। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व, ये डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। द डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, ज़ाहिर बात है जो हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर 3-4 चीज़ें वही डिस्कस हुई हैं। This include price of commodity, many other factors such as income level, taste of buyer, price substitute and complements. A change in any factor can bring about change in the quantity demand. चेंज इन डिमांड बेसिकली क्या होती है कि डिमांड के जो फैक्टर्स हैं ना, जिसमें हमने इनकम को डिस्कस किया है, टेस्ट को डिस्कस किया है, सब्सटीट्यूट को, कम्प्लीमेंट गुड्स को, ठीक है, इनमें से किसी एक फैक्टर में जो चेंजिंग आती है ना, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इकोनॉमी स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस सेपरेटली फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि चेंज इन प्राइस जोन सी है ना, उसको उन्होंने बेसिकली सेपरेट डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर। सो दे हैव क्लासिफाइड द चेंज इन डिमांड इनटू 2 टाइप्स। वो कहते हैं चेंज इन डिमांड 2 वजह से होती है। सबसे पहली हमारे पास है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सेकंड हमारे पास राइज एंड फॉल इन डिमांड, ठीक है। जो हमारे पास एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है ना, उसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास राइज एंड फॉल इन डिमांड है उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो ये 2 चीज़ें मतलब अगर आपको क्लियर नहीं भी होती ना, तो आपने अगेन मेरे से पूछ लेना है, लेकिन इसको क्लियर लाजमी करना है, ठीक है, कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होती है और शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व क्या होती है, एक्सटेंशन कंट्रैक्शन क्या होती है, ये आगे जाके हम देखेंगे, राइज फॉल क्या होता है, ये भी डिटेल डिस्कस होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, या फिर अदर वर्ड्स में हम कह रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, ये एक ही नेम है। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन मीन्स द वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन वो होती है कि जिसमें क्वांटिटी डिमांड में हमारा चेंज आता है प्राइस के चेंज होने की वजह से, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज पीपल बाय मोर, जब प्राइस ज़्यादा होगी तो पीपल बाय लेस, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कि जब हमारी प्राइस कम होगी, लोग ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड कर्व। लेकिन अगर हमारी प्राइस ज़्यादा होती है और डिमांड कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको लाजमी याद रखना है, कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन द डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व डू नॉट चेंज। इन द केस ऑफ एक्सटेंशन द डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व डू नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन यह है कि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन वाला ये सीन है जो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही चाह रहा है कि प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा मतलब कम होगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड मतलब चेंज नहीं होता, डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल इक्वल रहता है। द बायर मूव्स अप और डाउन द सेम कर्व, बायर क्या करता है, उसी कर्व के या तो अप जा रहा होता है या फिर डाउन जा रहा होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब प्राइस ऑफ एग 40 है, ठीक है, तो क्वांटिटी उसकी 100 है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो वही लॉ ऑफ डिमांड जो हमने स्टार्ट में टेबल वगैरह देखा था ना, तो ये सेम है, कंट्रैक्शन एक्सटेंशन कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ डिमांड मतलब अप्लाई हो गया है, एक्सटेंशन डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड जाएगा तो कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो उसी कर्व पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। लेकिन अब हम जो रीड करने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व या फिर राइज एंड फॉल,
ये थोड़ा सा डिफरेंट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कैसे डिफरेंट है? व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी गोज अप और डाउन नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द डिमांड या फिर शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। कि जब हमारे पास डिमांड में चेंज आता है प्राइस की वजह से नहीं बल्कि किसी अदर फैक्टर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, इससे पहले हमने मूवमेंट अलोंग द पढ़ा है कि जो प्राइस की वजह से चेंज आता है, लेकिन शिफ्टिंग क्या होती है? शिफ्टिंग तब होती है जब हमारे पास किसी अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। अब इसकी राइज और फॉल को हम यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। टेबल दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस ऑफ एग 48 है, तो क्वांटिटी डिमांड समर में 40 है, विंटर में 100 है। ठीक है, तो अब मतलब समर में डेफिनेटली एग्स कम यूज़ होते हैं, विंटर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए उन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया। ये सारी वैल्यूज़ अज्यूम की हुई हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखना है कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और लेकिन समर में देखें डिमांड बढ़ रही है, लेकिन विंटर में उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब इसको जब हम इस पे शो करेंगे ना तो यहाँ से ज़्यादा ईजी समझ आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो हमारे पास दो डिमांड कर्व है। क्यों? क्योंकि ये राइज और फॉल की बात है, मूवमेंट की बात नहीं है। मूवमेंट एक ही डिमांड कर्व पे जब हम अप डाउन मूव करते हैं, लेकिन शिफ्टिंग में क्या होता है? डिमांड कर्व या तो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही होती है या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हमारे पास प्राइस 48 है, ठीक है, तो हमारी डिमांड कितनी है? 60 नहीं 40 है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 48 पे मतलब उन्होंने 40 कर दिया है, 24 पे उन्होंने 100 कर दिया है। ठीक है, और उसको एक शेड्यूल बना लिया। ये हमारे पास बन गया समर का। विंटर का बनाने के लिए हमने क्या किया? विंटर में डेफिनेटली डिमांड बढ़ गई थी, 48 पे 100 है और उसके अलावा 24 पे 160 है, तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, राइज हुआ है, इसको हम राइज इन डिमांड कर्व बोलेंगे। यहाँ पर एक जगह राइज हो रहा है तो दूसरी जगह ये देखिए ये फॉल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जब आप रीड आउट करेंगे ना तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो बताइएगा। ये कर्व वगैरह को असल में वीडियो के थ्रू समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। अगर आपको ना समझ आए तो ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉल हो रही है। ठीक है, फॉल किस तरह हो रही है? क्योंकि इसमें हमारी डिमांड कम हो रही है। तो ये हमारे पास मतलब राइज एंड फॉल ऑफ द डिमांड कर्व है या फिर शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व है, जिसमें डिमांड कर्व में चेंज आता है किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं काजेज ऑफ चेंज इन डिमांड कर्व। ठीक है, कि डिमांड कर्व मतलब जो हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? ठीक है, उसमें चेंजेस की वजह क्या है? ठीक है, उनकी सारी रीजंस हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा है भी ब्लर। तो सबसे पहला जो रीज़न है चेंज इन इनकम है। ठीक है, आपकी इनकम चेंज होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अच्छा यहाँ पर नज़र मुझे नहीं आ रहा है, सो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो जो मैं बताती जाऊँ वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चेंज इन इनकम, ठीक है, एक तो इनकम जब आपकी बढ़ती है ना तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर आपकी इनकम 20,000 है, ठीक है, तो आप नॉर्मली चीज़ें परचेज़ कर रहे हो, लेकिन अचानक 30,000 हो जाती है तो फिर आप ज़रा ग्रॉसरी अच्छे से करते हो। ठीक है, तो वो जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली उसकी वजह से भी हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है। चेंज इन पॉपुलेशन, जब अचानक पॉपुलेशन बढ़ जाती है डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, टेस्ट, लिंक, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, जब अचानक कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना तो वो ज़्यादा भी प्राइस हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज़ कर लेता है। ठीक है, तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी चेंज होने की वजह से डिमांड कर शिफ्ट हो जाती है। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब सम टाइम सब्सटीट्यूशन और कम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल होती है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, कि चलिए यहाँ से ये रीड आउट कर लेते हैं। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ कमोडिटी विल कॉज फॉल इन द डिमांड। इंटेंस fish is substitute for meat, or decrease in price of fish will cause fall in demand of for meat। कि सम टाइम क्या होता है, दो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं जैसे मीट है या फिर फ़िश है। ठीक है, अचानक से फ़िश की प्राइस कम हुई है, लोग क्या करेंगे, फ़िश को ज़्यादा परचेज़ कर लेंगे, मीट को परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइसेस के अप एंड डाउन होने की वजह से मतलब जो सब्सटीट्यूशन की प्राइसेस हैं उनकी वजह से भी या तो डिमांड कर्व अप हो जाती है या फिर फॉल हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, सम टाइम एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी की वजह से लोगों का परचेजिंग प्लान चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ की बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपके सामने वो आ रही है, तो डेफिनेटली आप उसकी डिमांड भी करेंगे। चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वही बात होगी कि अगर इफ़ ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी द इनकम ऑफ पुअरर सेक्शन इट वाइल दैट द डिक्रीज द डिमांड ऑफ AC विल फॉल एंड डिमांड फॉर फैंस विल इंक्रीज। के फॉर एग्जांपल एक अमीर तबका है, एक पुअर तबका है। ठीक है, अगर
पुअर लोगों की इनकम अचानक बढ़ जाती है और अमीरों की इनकम अचानक कम हो जाती है, तो क्या होगा कि फ़ैन्स की डिमांड, अब गरीब तो सिर्फ फ़ैन ही परचेज़ कर सकता है, ठीक है, तो फ़ैन की डिमांड अचानक बढ़ जाएगी लेकिन एसी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अमीर हमेशा एसी परचेज़ करता है और एसी, क्योंकि उसकी इनकम नहीं बढ़ी जिसकी वजह से एसी की डिमांड कम हो गई है। चेंज एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, अचानक क्या होता है, अगर मनी सप्लाई कंट्री में मतलब इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड ऑफ गुड्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह के, अगर अचानक गवर्नमेंट मतलब आपकी इनकम बढ़ा देती है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो इससे आप डिमांड भी बढ़ा देंगे, तो इससे भी रिजल्ट आता है अप एंड डाउन शिफ्ट का। उसके बाद है एक्सपेंडिचर टैक्स डिस्करेज पीपल टू बाय गुड्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो लोग फिर कम परचेज़ करेंगे जिसकी वजह से डिमांड एंड मतलब जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा ये क्या चीज़ है, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये सिंपल सी एक उन्होंने मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कहा है कि अगर एक डिमांड की बात की जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये जो डॉट्स में उन्होंने बताया इस तरह है। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करें कि क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है, तो पहले हमारे पास जो डी पॉइंट है वहाँ तक हम क्वांटिटी कह रहे थे, लेकिन अब हमारे पास ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है, तो हमारे पास ये जो दो अदर डॉट्स है ना, ये हमारे पास क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमारी क्वांटिटी अब मतलब डाउन या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो सिंपल डिमांड है उसको एक सिंपल वे में उन्होंने बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप लोग वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।